गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षा की अवधारणा के तहत शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को पढ़े थे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, दैट मीन्स इंडिविजुअल जो होते हैं उसके एम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल विदित हुआ था कि समाज को सर्वोपरि माना गया था, व्यक्ति की कोई पहचान नहीं रखी गई थी, व्यक्ति को कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के भिन्नताओं को वैल्यू देकर उसको व्यक्ति को ऊंचा मानकर समाज को उसके साथ मानकर चलने की बात करेंगे, जिसके अनुसार जो रस के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना होता है, गुण को गुण संपन्न बनकर बनाना होता है। इससे व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण सार्वभौमिक मूल्यों से युक्त होता है। मतलब वो ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिससे व्यक्तित्व का विकास हो, जिससे वो दुनिया की नजर में दिखा सके कि उससे क्या फर्क पड़ा है, क्या परिवर्तन हुआ है। व्यक्तित्व उद्देश्य के पक्ष में विभिन्न तर्क है। क्यों ऐसा माना जाता है? देखिए, पहले जो इस उद्देश्य के आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व को वरीयता दी जाती है, उसको समाज में एक स्थान होता है कि व्यक्तित्व उसका अच्छा है, या कह सकते हैं उसके जो भी ज्ञान है उसकी पहचान होती है, और उसकी गुणात्मक विकास को देखा जाता है। शारीरिक वगैरह जैसे होता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, किसी चीज में जो उसकी उपलब्धि होती है उसको वैल्यू दी जाती है, समाज से ज्यादा उसको माना जाता है। दूसरा, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य में व्यक्ति को अद्वितीय माना जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान के ध्यान रखा जाता है कि अद्वितीय व्यक्ति है दूसरे की अपेक्षा। इससे तुलना होती है कि वो दूसरे व्यक्ति से कितना अलग है, कैसा है, किन गुणों के आधार पर है। यह व्यक्ति को आत्मानुभूति करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति का आत्म प्रकाशन के अवसर मिलते हैं। उसको लगता है कि अपने आप को कैसे हम लोगों की नजर में रख सके, कैसे यदि दिखा सके कि हमारा क्या है उपलब्धि, कैसी उपलब्धि है, हमने देश के लिए क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके। इसी तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, दमन कारकों से दूर रखा जाता है, जिसमें कोई भी यानी बात होती है व्यक्ति को आवश्यकताओं एवं अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है कि ये जो है उस हिसाब से क्लास, जैसे कि आप लोग जो सुनते होंगे टेक्निकल के लिए आपको मौका दिया जाता है, जो आपकी रुचि है उसके अनुसार आप कार्य करें, आपके रुचियों को दमन किया जाता है। यही जो चीज है व्यक्तित्व के उद्देश्य है। इसमें व्यक्तित्व के उद्देश्य के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन, आपको चिंतन करने का समय होता है, धार्मिक प्रवृत्ति तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। आपका जो सोच रहेगा उसके हिसाब से आप अपने धर्म को, अपने चिंतन को अलग से कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। व्यक्तित्व उद्देश्य के पक्ष में विभिन्न और भी चीज है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही कार्य किया जाता है, और इसके अभाव में लोकतंत्री जीवन पद्धति तथा शासन व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकता है या असंभव कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को अद्वितीय मानकर उसमें उसकी योग्यता के अनुसार उसको अगर कार्य दिया जाएगा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सामाजिक प्रगति कर सकता है या समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है या योगदान दे सकता है। इसमें जो विपक्ष के पक्ष है, विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क है। वो देखिए इस प्रकार है। शिक्षा में व्यक्तिगत को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो समाज से वो विभाजित हो जाता है, समाज में से को अपने अधीन समझने की कोशिश करता है। शिक्षा का व्यक्ति के उद्देश्य वातावरण की उपेक्षा करता है, जो समाज का है उसकी उपेक्षा करता है कि मेरे बिना सब कुछ हो ही नहीं सकता है, उसमें एक तरह से हीन भावना उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत उद्देश्य मनुष्य को सामाजिक प्रकृति की अवहेलना करते हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं तिरस्कृत करता है, सामाजिक दृष्टिकोण को तिरस्कृत करता है। साथ साथ व्यक्ति के व्यवहारिक और वास्तविक जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। अब हम दोनों का सामंजस्य करते हैं, जिसमें यानी कि रिलेशन बताते हैं कि क्या सिंथेसिस है दोनों के बीच में, उसको भी देख लेते हैं। तो वैसी बात हुई है कल की चर्चा और आज की चर्चा को दोनों को मिला करते व्यक्ति और सामाजिक उद्देश्य में समन्वय क्या है, या कह सकते हैं को रिलेशन क्या है या सिंथेसिस क्या है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है, कह सकते हैं। शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों के संबंध में बड़ा महत्व है। शिक्षा और राजनीतिक इस संबंध में एक मत नहीं हो सकते हैं, राजनीति अलग बोलता है, कुछ
का विचार है कि शिक्षा का प्रथम अधिकार व्यक्ति का है, या कह सकते शिक्षा पर प्रथम अधिकार किसका है? व्यक्ति का। अतः शिक्षा को व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करनी चाहिए। इससे दूसरे संप्रदाय का कहना है कि समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, इसलिए जो शिक्षा हो व्यक्ति के को ध्यान में रखकर पूर्व समाज ध्यान देने से पूर्व समाज की ओर ध्यान देना चाहिए, जो कि अपनी अपनी जगह पे सही है। आधुनिक विचारधारा व्यक्ति को समाज और व्यक्ति दोनों को एक समान रूप प्रदान करता है या उसकी ताकत प्रदान करता है। व्यक्ति समाज का और समाज व्यक्ति का निर्माण करता है। दैट मीन्स एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। एक ही की प्रगति के लिए दूसरे के प्रगति आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से देखने पर शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का कोई विरोध नहीं रह जाता है, कि पहले जो विरोध था ना कि ऐसा है वैसा नहीं रह जाता है। रस्क ने लिखा है, आत्म विकास केवल समाज सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक महत्व का सामाजिक या कसते व्यक्ति को महत्व का सामाजिक महत्व केवल उन स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिन्होंने वातावरण के दृष्टिकोण से ही विकास किया है। साथ साथ उनका कहना है, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य में कोई विरोध नहीं है या कसते विरोध नहीं है। व्यक्ति और समाज दोनों का शिक्षा पर समान अधिकार है। दोनों का उद्देश्य समन्वय है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक दूसरे से ही संबंध के कारण ही साधन को पूरा कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। केवल ऐसा करने पर ही आदर्श दशाओं के उत्पन्न हो सकती है, दशाएं उत्पन्न हो सकती है जो व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए उपयुक्त है। इसलिए फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं जो आज पढ़ रहे हैं। शिक्षा के व्यक्ति को उद्देश्य जरा शब्द में ही लगता है। शिक्षा इस उद्देश्य में के आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व को वरीयता दी जाती है। पिछले कक्षा में हम लोग बोले थे सामाजिक उद्देश्य में समाज को वरीयता देता है। दूसरा, व्यक्ति उद्देश्यों को अधिक माना जाता है, व्यक्ति के उद्देश्य को ज्यादा माना जाता है कि उसके जो उद्देश्य है वो मेन है, उसकी आवश्यकताएं मेन है। इसलिए फिर से हम अपने जो कल की चर्चा और आज की चर्चा को विराम देंगे, जिसके कल हम पढ़ेंगे शिक्षा के कार्य। धन्यवाद।